डायरिया जो है वन ऑफ द 3 लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चिल्ड्रन मोर्टेलिटी है पाकिस्तान में। यानी कि बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, अगर वो उनका डेथ की कॉज निकाली जाए तो मोस्ट कॉमन जो 3 कॉजेज हैं उनमें वन ऑफ देम इज़ डायरिया। कॉमन पीडियाट्रिक इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो पीडियड्स ग्रुप जो होता है हमारे पास, बच्चे फ्रॉम बर्थ टिल 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल की उम्र के बच्चों तक के उनको कैटेगराइज जब किया जाता है तो पीडियाट्रिक्स ग्रुप में ही आते हैं और उनको पीडियाट्रिशियन देखते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ और जो अंडर 1 ईयर एज ग्रुप बेबीज़ होते हैं उनके पेट के मसलों की वजूहात थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ क्योंकि टोटली ब्रेस्ट फीड पर होते हैं या फिर उनको साथ में फार्मूला मिल्क भी दिया जा रहा होता है, तो एज सच उनकी जो 6 महीने तक की डाइटरी इंटेक होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिल्क पे होते हैं वो। तो उनमें अगर कोई पेट का इन्फेक्शन होता है तो वो इस वजह से हो सकता है कि अगर मदर फीडर यूज़ कर रही हैं तो फीडर की सफाई का ख्याल नहीं रख रही हैं, तो या फिर फीडर जो है बॉयल नहीं कर रहे, दूध की क्वालिटी भी उस पर भी मैटर करती है कि अगर आप फार्मूला फीड बना रहे हैं तो कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, पानी को बॉयल किया था आपने या नहीं, या फिर पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं नल का टैप वाटर तो नहीं है जिसको प्रॉपर्ली बॉयल किए बगैर आपने फार्मूला फीड जिसमें बना दिए। कुछ पेरेंट्स का ये भी प्रैक्टिस देखने में आई है कि वो अपने बच्चों को 1 साल से कम उम्र की उम्र में ही गाय का दूध शुरू करवा देते हैं और बहुत से बच्चों का मैदा गाय का दूध हजम करने से कासिर होता है। तो हम लोगों की एडवाइस यही होती है कि एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज तक गाय का दूध तो बिल्कुल ना दिया जाए बच्चों को। फास्ट ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें मदर फीड और उसके बाद फार्मूला फीड एज अप्रोप्रिएट फार्मूला दिया जाए। और गाय के दूध से बहुत सारे कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बच्चा जब 3 से 4 महीने की उम्र को प्रोसीड करता है, चौथे 5वें महीने से टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी शो कर रहे होते हैं, फीड अच्छे से नहीं ले रहे होते हैं, हर चीज़ उठा के मुंह में ले रहे होते हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं वो अक्सर उनके माउथ में मिलेंगी। स्पेशली जब बच्चा 6-7 महीने से ऑनवर्ड्स प्रोसीड करता है, जब वो क्रॉल करने लगता है तो वो फिर चलते चलते भी बहुत सी चीज़ें मुंह में उठाकर लेता है। तो बहुत से पेरेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि टीथिंग की वजह से ये इश्यूज़ तो नहीं हो रहे, कहीं टीथिंग की वजह से डायरिया तो नहीं हो रहा। तो उनके सवाल का आसान सा जवाब ये कि यस, टीथिंग की वजह से ही डायरिया हो रहा है, लेकिन टीथिंग का फेज़ डायरिया नहीं करवाता। टीथिंग का फेज़ इरिटेबिलिटी करवाता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं और वो चीज़ें मुंह में ले रहे होते हैं क्योंकि माउथ के अंदर जो गम्स हैं उसमें टीथिंग बड्स डेवलप हो रही होती हैं। ये एज वेरिएबल होती है, कुछ बच्चों में 4 से 6 महीने में भी ये चीज़ें अपीयर हो रही होती हैं टीथिंग बड्स, कुछ बच्चों में ये 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स जाके अपीयर होती हैं, 8 मंथ तक जाके टीथ इरप्ट होते हैं। तो ये वेरिएबल एज है, लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चों में इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। तो उसका आसान हल ये है कि बच्चों को आप टीथर दें जिसको वो मुंह में रख के उसको च्यू करें बच्चे। तो इस अमल से जो है उनको सूथिंग इफेक्ट मिलता है, बच्चे जो है उनकी इरिटेबिलिटी में कमी होती है और वो बहुत सारी चीज़ें दीगर चीज़ें उठा के मुंह में नहीं लेते। क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ये होता है कि अगर बच्चे कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में ले रहे हैं तो उससे उनको रिस्क ये है कि वो फिर उसमें जरासीम भी उनके पेट में जा सकते हैं और ये चीज़ करवाएगी डायरिया। टीथिंग फेज जो है वो डायरेक्टली डायरिया में इन्वॉल्व नहीं होता है, और अगर उसमें ऐसा होता भी है तो उसमें माइल्ड सी सिक्रीशंस बॉडी की बढ़ जाती हैं जिसमें बच्चों का सलाइवा जो है वो भी मुंह से बाहर आ रहा होता है, इसी तरह गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन वो वाला एग्जैक्ट डायरिया यानी इन्फेक्टिव कॉज ऑफ डायरिया टीथिंग से नहीं होता। इस फेज़ में अगर बच्चे कोई चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुंह में ले लेते हैं तो उससे उसको डायरिया होने के चांसेस हैं इन्फेक्टिव कॉज। और इसी तरह अगर बच्चा बड़ा हो जाता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र तक, उनको हैंड हाइजीन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत होती है कि वो कोई भी चीज़ ऐसे मुंह में उठाकर ना ले। इवन खाने पीने के भी टेबल पे अगर बच्चा आपके साथ बैठ के कुछ खा रहा है तो हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस लाजमी है। अगर आप उसको हाइजीन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे तो बच्चा ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उठाकर खाने पीने की चीज़ें भी गंदे हाथों से खा लेगा, वो खेल कूद कर आ रहा था। तो ये एक सेकंड कॉज होता है बच्चों में, इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में, कि वो उनको बार बार पेट का इन्फेक्शन हो रहा होता है क्योंकि वो खाने पीने की प्रैक्टिस में हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते, ना उनके पेरेंट्स उनको इस चीज़ की तरफ ला रहे होते हैं। एवरी टाइम जब भी बच्चे को आप कुछ भी खाने पीने का दें तो हैंड हाइजीन की तरफ लाजमी लेकर जाएँ। शुरू में तो आपको खुद बच्चे के साथ जाकर उसका हैंड वॉश करवाना होगा, उसको ये प्रैक्टिस डेवलप करवानी होगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं बड़ी एज के बच्चे जो कि 5-6 ईयर्स ओल्ड बच्चे या ऑनवर्ड्स। आजकल के जिस तरह का बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के बाद हर तरफ आप देख रही होंगी कि हवा, धूल, मिट्टी बढ़ गई है। तो इस तरह जो डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे जर्म्स वाली चीज़ों को भी लेकर आ रहे होते हैं, और ऐसी चीज़ें तब नुकसानदेह होती हैं जब बच्चे बाहर की चीज़ें कुछ खा रहे हों। जैसे बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं 5-6 ईयर ऑनवर्ड्स, तो वो बच्चे बाहर जाके कुछ चीज़ें ख़रीद कर खाते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्पेशली अगर बच्चों को उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाई जाएंगी तो फिर उससे भी उनको जरासीम लगने का ख़तरा होगा और उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड फीवर। अच्छा, इन्फेक्टिव डायरिया को नॉन इन्फेक्टिव डायरिया से हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? वो इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि इन्फेक्टिव कॉज में हमेशा आपको फीवर मिलेगा,
लॉस ऑफ ओरल इंटेक मिल जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, साथ में आपको वॉमिटिंग मिल सकती है। अगर वॉमिटिंग मिल रही है और साथ में लूज मोशंस भी मिल रहे हैं, इट मीन्स कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें मोटिलिटी बढ़ जाती है और बच्चे जो हैं वो वॉमिटिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं, यानी उनका रीगर्जिटेशन रिफ्लेक्स बढ़ता है, तो वॉमिट आउट कर रहे होते हैं फूड पार्टिकल्स को, और साथ साथ उनका जीआई ट्रैक भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है विदाउट डाइजेस्टिंग फूड प्रॉपर्ली। तो लूज मोशंस, वाटरी इंटेंसिटी के लूज मोशंस बच्चे पास कर रहे होते हैं। अब इस तरह के इश्यूज़ को हमें नॉर्मल लिक्विड पैटर्न पे स्टूल से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल न्यू बॉर्न बच्चे और छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं उनका लूज स्टूल का पैटर्न लिक्विड पैटर्न पर ही होता है। तो वो जो स्टूल दिन में 3 से 4 बार पास करते हैं वो नॉर्मल इसको कंसिडर किया जाता है। अनलाइकली कि अगर उनका स्टूल की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वाटरी स्टूल कर रहा हूँ, पैम्पर से बाहर आ रहा हो, तो इसको फिर कंसिडर किया जाएगा कि ये एक वो बच्चे का डाइजेस्टिव इशू, और साथ में अगर फीवर भी मिल रहा हो तो फिर इन्फेक्शन के बारे में सोचा जाएगा कि डाइजेस्टिव इशू तो है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से फीवर प्लस लूज मोशन एंड अलॉन्ग विद इट वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, प्लस माइनस वॉमिटिंग। अगर ऐसी कंडीशन हो तो घर पे किस तरह बच्चों को मैनेज किया जाए, ये आ जाता है तीसरा बड़ा सवाल। अगर बच्चों को आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को सुबह से लूज मोशंस हो रहे हैं या किसी भी दिन के किसी हिस्से से स्टार्ट हो गए हैं लूज मोशंस और साथ साथ वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, फीवर चेक किया आपने, बच्चा गर्म लग रहा था, आपने चेक किया 99 to 100 टेम्परेचर आ रहा है, इट मीन्स कि उसको फीवर भी हो रहा है लो ग्रेड, और यही फीवर आगे प्रोसीड करके हाई ग्रेड भी हो सकता है। तो ऐसे में फौरी तौर पर आपने बच्चों को फिर घर पर जो बुखार की दवाएं होती हैं जिसमें पैनाडोल, कैलपोल, डॉलर, ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन ही, और साथ साथ बच्चों को फिर पानी की जगह ORS का पानी आप दे सकते हैं। इवन न्यू बॉर्न एंड टॉडलर्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए जो ORS आता है वो भी फॉर्मूला है, लो ऑस्मोलर ORS मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी ORS पिला सकते हैं, जो कि पीडियालाइट या लो ऑस्मोलर ORS के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। बड़े बच्चों को भी आप ORS का पानी दें, हर फीड के बाद, हर मोशन के बाद आप उसको 10 to 20 ml यानी कि हाफ ऑunce से लेकर 1 ounce तक ORS दे सकते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल फिर आप जाके डॉक्टर को चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर फीवर आ रहा है तो इट मीन्स कि इन्फेक्टिव कॉज है और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, घर में आप टेम्परेचर कंट्रोल करें, उसके लिए आप बुखार की दवा देंगे। सेकेंडली, आप पानी की कमी को मैनेज करेंगे, उसके लिए आप ORS का पानी देंगे। प्रोबायोटिक्स भी एडिशनली दिया जा सकता है, जो कि मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम, लेकिन प्रोबायोटिक्स भी आप दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। बच्चे की इनटेक का आपने ख्याल रखना है। अगर बच्चा बिल्कुल दूध पीने से रिलक्टेंट है या बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वॉमिटिंग करे जा रहा है, तो ऐसे में फौरी तौर पे इमरजेंसी विजिट करने की ज़रूरत होती है। फिर आपने वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में बच्चों की पानी की शदीद कमी हो सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे बेहोशी या लेजीनेस और लिथार्जीनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में आपने मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर इमरजेंसी विजिट करना होता है। और अगर बच्चा इतना ज़्यादा इरिटेबल और वो नहीं है, लिथार्जिक नहीं, तो आप पानी का इस्तेमाल कराएं, ORS का पानी दें। 6 महीने से बड़ी उम्र के बच्चों में पानी आप दे सकते हैं ईजिली। 6 महीने से कम उम्र बच्चों में सिर्फ और सिर्फ दूध, उसकी ओरल डाइट होती है, लेकिन लूज मोशंस की फॉर्म में आप ORS दे सकते हैं, और साथ साथ लैक्टोज फ्री फार्मूला होता है वो भी दे सकते हैं, वो आसानी से हजम होता है। एंड फोर्थ स्टेप इज़ ऑलवेज टेक कंसल्टेशन फ्रॉम पीडियाट्रिशियन एंड डू नॉट इग्नोर दीज इशूज़ वाइल स्टेइंग एट होम। घर पे तो आप फौरी तौर पे फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दें, लेकिन उसके बाद लाजमी तौर पर आप पीडियाट्रिशियन को विजिट करें, और बच्चों का प्रॉपर चेकअप होने के बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। डायरिया जो है वन ऑफ द 3 लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चिल्ड्रन मोर्टेलिटी है पाकिस्तान में, यानी कि बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, अगर वो उनका डेथ की कॉज निकाली जाए तो मोस्ट कॉमन जो 3 कॉजेज़ हैं उनमें वन ऑफ देम इज़ डायरिया। फर्स्ट वन इज़ नमूनिया। नमूनिया की वजह से भी बहुत सारे बच्चे अंडर 1 ईयर एंड अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज एक्सपायर होते हैं हर साल पाकिस्तान में। उसके बाद डायरिया है। डायरिया की वजह से भी बहुत सारे बच्चे हम खो देते हैं हर साल, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही होती। बच्चों को पानी की कमी, नमकियात की कमी, और इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि ब्लड, स्टूल के साथ ब्लड भी आने लग जाता है, इतनी सिवियरिटी हो जाती है, और वो इग्नोर होने की वजह से वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम उसको बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं और हॉस्पिटल में जाकर उनको रिससिटेट किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।